हेलो दोस्तों, YouTube ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं सुजीत कुमार आईपीटी से। मैं आपको पढ़ाऊंगा अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट विथ टैली ERP9। ये सब्जेक्ट दो कोर्स से बिलोंग करते हैं। जो टैली सीखना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज है, या जो एमसीए में है और एमसीए इग्नू से कर रहे हैं या फिर किसी भी पैटर्न से इग्नू कर रहे हैं, तो उनकी थर्ड सेमेस्टर के अंदर में एक टैली का एक चैप्टर है, अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट विद ERP9। बेसिकली जो मैं पैटर्न बता रहा हूं वो पैटर्न इग्नू की कोर्स से बिलोंग करता है। तो आपको मैं सिखाऊंगा आज अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट विथ टैली ERP9। अगर आप इस कोर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं, मैं YouTube के अंदर जो ट्यूटोरियल डाला है वो मैंने कुछ सिलेक्टेड ट्यूटोरियल्स मैंने डाले। अगर आपको चाहता है कि आपको चाहिए कि आप चाहते हो कि पूरी की पूरी ट्यूटोरियल सीखना चाहते हो, तो आप मुझे कॉल कीजिए। नीचे दिया हुआ नंबर है 880257। सबसे पहले हम सीखेंगे अकाउंट्स के बारे में। अगर आपका बैकग्राउंड बीकॉम से है तो थोड़ी सी अकाउंट्स की बैकग्राउंड आपके पास होगी। अगर आप बिल्कुल अकाउंट से बिलोंग नहीं करते हो तो आपको सबसे पहले थोड़ी सी अकाउंट्स के बारे में सीखना पड़ेगा। तो चलिए हम अकाउंट्स के बारे में सीखते हैं। द स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। जब भी हम कोई चीज सीखते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में ये आना चाहिए कि पर्पस क्या है सीखने का, हम क्यों इसको सीख रहे हैं। बहुत सारे लोगों का पर्पस होता है कि जस्ट नंबर लाना है, लेकिन हम रियल लाइफ में या अपने ऑफिस वाला लाइफ में हम किस तरीके से इसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो सामने टेबल बना हुआ है ये है द स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का जो होता है डेटा क्रिएशन एंड कलेक्शन, सबसे मेन जो होता है डेटा क्रिएशन एंड कलेक्शन, जो कि हिस्टोरिक होता है, प्रिडिक्टिव होता है। अकाउंटिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, हम डेटा को रिकॉर्डिंग करते हैं अकाउंटिंग मेथड से, डेटा के एवल्यूएशंस करते हैं, जैसे बेस्टिंग हो गया, कंट्रोल हो गया, परफॉर्मेंस हो गया, एनालिसिस हो गया, फंड फ्लो हो गया, एनालिसिस इंटरनल ऑडिट हो गया। उसके बाद डेटा रिपोर्टिंग। हम जब हम डेटा रिपोर्टिंग होता है दो तरह होता है, एक एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल होता है। अब बोले सर टैली तो हमारा अकाउंट तो हम लोग अपने हिसाब किताब रखने का है, तो बेसिकली वो डेटा क्रिएशन ही तो हुआ। आपने एक वाउचर आपको मिला, उस वाउचर के आपने एंट्री किया आपने टैली के अंदर में या फिर किसी भी जो आपकी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, तो आपने एक डेटा एक लेजर एक क्रिएट ही तो किया है। तो टैली अकाउंटेंसी सबसे बड़ा चीज क्या होता है, सबसे मेन फोकस क्या करते जानते हैं उसके बारे में कि डेटा क्रिएशन एंड कलेक्शन। हम हिस्टोरिक डेटा क्रिएट करते हैं। डेटा रिपोर्टिंग, उस डेटा को हम क्रिएट करने के बाद उसको हम रिपोर्ट करते हैं और साथ में उसको एवल्यूएशन करते हैं, जैसे कि हमें बजटिंग निकालना है, बजटिंग करना है हमें, या परफॉर्मेंस एनालिसिस करना है, कोई फंड फ्लो लेना है, तो इस तरह का हम यूज करते हैं। चलिए इसके बारे में एक एक करके जानते हैं। अकाउंटिंग्स एंड इट फंक्शंस। सबसे पहला बात आता है डेटा क्रिएशन एंड कलेक्शंस। The data creation and collection is area which is the provide the necessary inputs for accounting system. The data collect is related to economic and financial transaction and historic in the sense that it refer to transactions which have already taken place earlier. Accounting was largely concerned with what had happened there than making the attempt to predict and prepare the future. अब अपने ही बारे में ले लीजिए। अगर आप अपना खर्चों का हिसाब किताब नहीं रखेंगे तो आप किस तरीके से अपने सेविंग्स करेंगे। मान लीजिए कि आपको एक LIC खुलवाना है, आप एक सैलरीड पर्सन है और आपको एक LIC खुलवाना है, तो LIC का प्रीमियम कितना होना चाहिए कैसे डिसाइड करोगे आप डिसाइड करोगे कि आपकी इनकम क्या है, आपका खर्चा क्या है, उसके बीच में आपका सेविंग कितनी आ रही है, उस सेविंग्स में से आप कितना अलग कर सकते हो। तो ऐसे दिमाग में आप कर लेते हो। लेकिन अगर एक बड़े लेवल पे, एक कंपनी के लेवल पे जहां करोड़ों का ट्रांजेक्शन होता है, वो ऐसे दिमाग से डिसीजन तो नहीं ले सकता है कि हमारा कितना पैसा हम कहीं और लगा ले, किसी और फंड में, किसी और बिजनेस में।
तो इसी तरह का चीज जरूरत पड़ती है अकाउंटिंग के अंदर में। तो यह स्कोप है अकाउंटिंग का कि हम अकाउंटिंग में अपना हिसाब किताब इसलिए रखते हैं ताकि हम इन फ्यूचर के लिए कोई डिसीजन लेते समय हम इसकी हेल्प ले सकें। फिर आता है डेटा एवल्यूशन। सेकेंड चैप्टर जो हमारा आता है डेटा एवल्यूशन का आता है। डेटा एवल्यूशन इज रिगार्ड एज मोस्ट इंपोर्टेंट एक्टिविटी इन अकाउंटिंग दिस डेज। Evaluation in the data includes controlling and activities of business with the help of budgets, standard cost, जिसको हम budgetary control भी कहते हैं, evaluating and performance of the business analysis and flow and fund, and analyzing the according of information's decision making purpose by choosing among alternative course of action। तो डेटा एवल्यूशन हमने इससे पहले जो डिस्कस किया था किस पे डिस्कस किया, डेटा क्रिएशन एंड कलेक्शन पे। हम डेटा क्रिएट और कलेक्ट क्यों करेंगे, तो आता है डेटा एवल्यूशन। तो सबसे पहले बात होती है कि डेटा एवल्यूशन होता है कि जब हमने डेटा जो रख रखा है उस डेटा के ऊपर उसको एवल्यूएट करेंगे सबसे पहले, उसकी गलतियों को निकाल देंगे सबसे पहले। उसके बाद उसकी एवल्यूएशन करने के बाद हम उतना बजट बनाएंगे। जैसे हमने 2013 का बजट बनाना है कि 2013 में हम कितने इन्वेस्ट करेंगे, कितना खर्चा करेंगे, कितना सैलरी देंगे। तो उसके लिए जो पिछले साल का जो डेटा हुआ था उसे पिछले साल से इस साल का हम फोरकास्ट करेंगे। या फिर कोई फ्लो फॉन्ट में लगाना है, किसी तरह की अकाउंटिंग एनालिसिस करनी है, या कंपनी का सेल आउट करने के लिए कंपनी का एक क्या बोलते हैं पोजीशंस निकालने हैं, तो उसके लिए हमें डेटा को एवल्यूएशन करना जरूरत है। अगर इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हो तो इसके लिए MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसी तरीके से होता है AIS अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का चैप्टर है, उसमें बहुत अच्छी चीज समझ में आएगी आपको। फिर आता है डेटा रिपोर्टिंग। डेटा रिपोर्टिंग कंसिस्ट ऑफ two part, external and internal. External reporting refers to the communication with financial information like earning financial funds and positions about a business to outside parties like shareholders, government agencies and regulatory bodies of the government. Internal reporting. Internal reporting is concerned with the communication of result of financial analysis and evaluation to management for decision making purpose। तो रिपोर्ट जब भी हम अकाउंटिंग की जो रिपोर्टिंग होती है हमारा दो टाइप में होता है। जैसे हमने बात कर रहा पिछले चैप्टर में बात करी थी AIS के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो ये डेटा रिपोर्टिंग उसका मेन पार्ट है। हम रिपोर्ट दो तरह से मेकिंग करते, एक इंटरनली एक एक्सटर्नली। इंटरनल रिपोर्ट हमारे मैनेजमेंट के लिए होते हैं डिसीजन मेकिंग करने के लिए, जैसे कि मुझे 500 बंदे हायर करने हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो हमारे पास कितनी हमारी कितनी कैपेसिटी है, कितने बंदों की अटेंड करने की कैपेसिटी है, या फिर हम जिस प्रोजेक्ट में डाल रहे हैं उस प्रोजेक्ट से जो खर्चे आएंगे वो क्या हम उसको वहन कर सकते हैं, हमारा इतना इनकम है। इस तरह से अगर डिसीजन लेना हो तो क्या करेंगे। या फिर मान लीजिए कि हम एक प्लांट के लिए मशीन खरीदना चाहते हैं, क्या हमारे पास इतना बजट है मशीन खरीदने के लिए, तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको डेटा रिपोर्टिंग से पता चलेगा इंटरनली। एक्सटर्नली की बात आता है, जैसे गवर्नमेंट को आपको अपना जैसे ITR फिल करते हैं हम, ITR एक एक्सटर्नल रिपोर्ट में होता है। इनकम टैक्स जब हम फाइल करते हैं तो उसमें हमारा एक्सटर्नल रिपोर्ट आ जाता है। शेयर होल्डर्स को बताते हैं कि हमारी कंपनी 500 करोड़ की प्रॉफिट में जा रहा है, 1000 करोड़ की प्रॉफिट में जा रहा है, तो शेयर होल्डर्स को बताना जरूरी होता है। तो एक्सटर्नल रिपोर्ट होता है। तो एक्सटर्नल रिपोर्ट को हम जो है पूरी डिटेल के साथ नहीं, समरी के साथ दिखाते हैं, हर चीज नहीं दिखाते। तो दो तरह का रिपोर्ट होता है। तो अकाउंट में एक चीज आना चाहिए, कौन सा डेटा को डिस्क्लोज करना है किसी के साथ, कौन सा डेटा को डिस्क्लोज नहीं करना है। डेटा सिक्योरिटी सबसे बड़ी चीज होती है, तो इस चीज को जानने के हम इसका यूज करते हैं। अब आता है द एमर्जिंग रोल ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कितने तरह का होता है इस चीज की आप भी जानिए। तो सबसे पहले अकाउंटिंग आता है स्टेवर्डशिप अकाउंटिंग। स्टेवर्डशिप जो स्टेवर्ड एक नाम का एम्प्लॉय था जो काफी पहले आई थिंक 1800 की कुछ ईस्वी में एक अकाउंटिंग का है एक रोल निकाला था। हम जो आपने 12th क्लास में या फिर ग्रेजुएशन में बीकॉम किया होगा तो आपने पढ़ा होगा डबल एंट्री मेथड, नहीं पढ़ा होगा सुने होंगे आप। तो डबल एंट्री मेथड इस स्टेवर्ड की ही देन है।
तो उसी अकाउंटिंग को हम स्टॉवर्डशिप अकाउंटिंग कहते हैं, जिसमें हम हर नाम का दो खाता होता है, इसमें एक डेबिट होता है, एक में क्रेडिट होता है, और लास्ट में दोनों का बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट दोनों का बैलेंस सेम होता है। In the earlier time in the history, wealth people employed steward to manage their properties. The steward rented an account of their stewardship thereof honor periodically. Stewardship accounting is an old approach of accounting. It varies of steward and provide the financial information to relating source of that they have control of, but owned by others such as the shareholders. Stewards are also obliged to provide reliable of the financial information to the audit. स्टॉवर्डशिप की जो अकाउंटिंग है, डबल एंट्री मेथड है, उसका सबसे अच्छा चीज क्या है कि वो ऑडिट के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से, आपका दोनों का नीचे टोटल बराबर हो गया, आपका डेटा बिल्कुल सही है, आपका 90% डेटा सही है, 10% गलत हो सकता है। डबल एंट्री में क्या होता है, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड एंट्री होती है, जो इनकम होता है उसको हम क्रेडिट कार्ड डाल के दोनों का आपस में बराबर कर देते हैं। इससे क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि हमारा डेटा सही है। तो सेल्फ ऑडिट या फिर जो ऑडिटर आते हैं उसको अपने डेटा को रेवुलेशन करने में बहुत अच्छी तरीके से इसका रोल ऑफ होता है। तो एस्टेब्लिश्ड अकाउंटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि इंडिया में यूज किए जाते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग डेटा फ्रॉम द डेवलपमेंट एंड लार्ज स्केल बिजनेस एंड advent of the joint stock company. This from the business which enable the public and participate in the providing the capital return for the shares and assets and then the profit of the company. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है छोटे लेवल के लिए नहीं है। एस्टेब्लिश्ड अकाउंटिंग तो हम छोटे लेवल के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी का एक दुकान है, दुकान में वो एस्टेब्लिश्ड अकाउंटिंग का रोल फॉलो करेगा। लेकिन एक प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म है जिसकी शेयर होल्डर्स है, जिसकी पार्टनर्स है, इसका अलग अलग तरीके से सेट्स है, तो उसके लिए आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को ही करते हैं, जिसमें हम इसका यूज करते हैं कि लार्ज स्केल पे जो अकाउंटिंग होती है उसको हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसका यूज करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में बोलो तो इंग्लैंड के अंदर में जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था इंग्लैंड में, उसने इस चीज को पहले प्रेजेंट किया था। और हम इसको देखें पढ़ें तो है, इन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन द इंग्लैंड प्रेजेंटेड द चैलेंज ऑफ द डेवलपमेंट एंड अकाउंटिंग एज टूल ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट caustic technique where they develop the guide of management actions, increasing the awareness of the part of the enterprises and industrial manager of the benefits, using the scientific principle management in the make of the scientific management movement lead to of the develop to the cost accounting. जब 1985 में जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था इंग्लैंड में, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थी कॉस्टिंग की, कि अगर आप एक प्रोडक्ट बनाते हो उस प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट होनी चाहिए, कितना अमाउंट रखे हुए ताकि आप वो उस अमाउंट पे कितना प्रॉफिट हो। अगर छोटे लेवल में बात करें तो हम हिसाब किताब लगा देते हैं, लेकिन एक इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि एक शैम्पू लाइफ बॉय साबुन है, तो लाइफ बॉय साबुन एक बनाने पे कंपनी को कितना खर्चा पड़ता है, एक कैसे पता चलेगा? तो वो आती है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। हालांकि इसके विस्तृत रूप से पढ़ना हो तो इसके लिए आपको सीए का जो चैप्टर, सीए जो चार्टर्ड अकाउंटिंग करते हैं उसके अंदर का इनका चैप्टर है, बहुत अच्छा। मतलब कि अगर हमने एक मान लीजिए कि एक कुर्सी को एक ऑफिस के अंदर में 5 साल तक रखा, तो उस कुर्सी पे 5 सालों में कितना हमारा कॉस्ट लगा रखने का। उसी तरीके से बिजली बिल सब बिल लेके एक प्रोडक्ट के ऊपर कितना कॉस्ट बनता है, वो कॉस्टिंग निकालने के लिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होती है कंपनी में आजकल यूज हो रही है, जैसे कि एचआर है। अब एचआर में मान लीजिए कि एचआर को एक बंदे को सैलरी देनी है, तो अगर एक बंदा 500 प्रोडक्ट सेल करता है, तो 500 प्रोडक्ट पे कितना प्रॉफिट होगा और उस बंदे की सैलरी से लेके कितना उस पर खर्चा हो रहा है। सिर्फ सैलरी ही खर्चा नहीं होता है, अब जो जिस सिस्टम पे काम कर रहा है वो सिस्टम का खर्चा, लाइट यूज कर रहा है लाइट का खर्चा, पंखा यूज कर रहा है पंखा का खर्चा, कैंटीन यूज कर रहा है कैंटीन का खर्चा, ये सारा उस पे जुड़ेगा ना।
कंपनी सबको जोड़ेगी ना, तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपस में मर्ज हो जाता है। तो हमने अभी तो डिस्कस की अकाउंटिंग्स के बारे में कि टाइप ऑफ अकाउंटिंग कितने तरह का होता है, स्कोप ऑफ द अकाउंटिंग क्या होता है। नेक्स्ट आता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ही पार्ट होता है। इसमें आप असाइनिंग द बजटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ द कॉस्ट ह्यूमन रिसोर्सेज एंड increased organization including the wages and the salaries and the training expenses, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड होकर आती है। जो आपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग देखा और आपका ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ये सारे एक पार्टिकुलर स्टाफ की कॉस्टिंग निकालने के लिए इसका यूज होता है। तीसरा आता है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग वही होता है जो आपका जो हम इक्विटी वगैरह यूज करते हैं, उसमें इसका यूज इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। जो शेयर्स की इक्विटी वगैरह होता है उसको बोलते हैं हम इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। उसके बाद आता है टर्मोलॉजी ऑफ द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में हम कुछ वर्ड यूज करते हैं जैसे ट्रेड, प्रोफेशन, बिजनेस, ऑनर, कैपिटल, ड्रॉइंग, गुड्स, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। ये सब होता है क्या है, इसके बारे में जानते हैं हम। ट्रेड, ट्रेड की बात हम करें कि ट्रेड क्या है, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें कि ए बेसिक इकोनॉमिक्स कंसेप्ट ऑफ द इन्वॉल्व्स मल्टीपल पार्टीज and participants in the voluntary and delegations and then the exchange of the one goods and service for the desired goods or service. There's someone else purpose. The advent of the money and medium of the exchange has allowed the trade be conducted manners that is much simpler and effectively compared to earlier forms and trades such as the बर्ड। तो ट्रेड क्या होता है, अगर हिंदी में इसकी हम डेफिनेशन बताया तो कि वो ऐसा काम जो लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया है, वो ट्रेड कहलाता है। जिसमें क्रय विक्रय किया करना जो होता है, अपनी सर्विस को आप सर्विस या फिर कोई प्रोडक्ट आप प्रोवाइड करते हो लाभ कमाने के पर्पज से, वो ट्रेड कहलाता है। प्रोफेशन, इसको हिंदी में पेशा कहते हैं। कि किसी भी जीविकोपार्जन मतलब कि अपना जीविका चलाने के लिए आप जो काम करते हो आपका प्रोफेशन कहता है। जैसे कि डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, इनकी प्रोफेशन अलग अलग प्रोफेशन होते हैं। इसका डेफिनेशन सामने लिखा हुआ है कि प्रोफेशन इज समथिंग द लिटिल मोर देन जॉब, इट इज द कैरियर फॉर द समवन दैट वांट टू पार्ट ऑफ सोसाइटी व्यू द बिकम्स competent and their choose sector. Through training medium, there is the skills through communication, profession development, and commit to behavior ethically and protect the interest of public. जैसे ऐसा नहीं कि जॉब का जॉब की तरह ही होता है, लेकिन आप जब कंप्यूटर ऑपरेटर आपने जॉब कर रहे हो तो आपका पैसा कंप्यूटर ऑपरेटिंग नहीं होगा, ये आपके प्रोफेशन के अंदर में नहीं आएगा। एक प्रोफेशन में क्या होगा, आप एक सैलरी पर्सन हो, एक वर्कर हो, प्रोफेशन आपका एक वर्कर के प्रोफेशन में आएगा। लेकिन एक डॉक्टर उसका एक पेशा है, एक डॉक्टरी उसकी पेशा है, वकील उसकी एक वकालत पेशा है, वो किसी पर्टिकुलर जॉब में नहीं आएगा, वो प्रोफेशन के अंदर में आएगा। तो सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं ना, अगर मान लीजिए आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप किसी के अंदर में जॉब नहीं करते हो, आप सेल्फ एम्प्लॉय हो, तो आपका प्रोफेशन क्या है, पेशा क्या है आपका, तो पैसा प्रोफेशन के अंदर में आता है। बिजनेस, इसको हम व्यापार, लाभ कमाने के उद्देश्य से, प्रॉफिट के उद्देश्य से जो किया गया काम बिजनेस कहलाता है। ठीक है, कोई भी ऐसा काम करते हो या कुछ भी ऐसी खरीदारी करते हो, जिसको कोई भी एक सर्विस ऐसी प्रोवाइड करते हो जिसका पर्पस होता है प्रॉफिट, वो बिजनेस कहलाता है। ऑनर, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो कैपिटल लगाता है और जो लाभ और प्रॉफिट एंड लॉस का रिस्क उठाता है उसे ऑनर कहते हैं। अगर कंपनी के एक ही ऑनर है तो प्रोप्राइटरशिप कहलाएगा, कंपनी का अगर 2-3 ऑनर है तो पार्टनरशिप कहलाएगा।
मतलब कि ऑनर की बात है, ऑनर का मतलब ये हुआ कि जिसने व्यापार में पैसा लगाया है और व्यापार की जो रिस्क है वो बिजनेस का रिस्क वो उठा रहा है, वो ऑनर कहलाएगा। कैपिटल, इसको हम पूंजी कहते हैं। किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो आप कैपिटल लगाते हो वो आपका बिजनेस, आपका जो है कैपिटल कहलाएगा। कैपिटल अमाउंट में ही हो ऐसी बात नहीं है। जैसे दो पार्टनर्स हैं, एक पार्ट बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, एक पार्टनर ने 50,000 रुपया दिया, दूसरे पार्टनर ने 50,000 का माल दिया, तो माल भी आपका, गुड्स जो हुआ वो गुड्स भी आपका कैपिटल के अंदर में आएगा, पूंजी के अंदर में आएगा। कि बिजनेस स्टार्ट होते ही कितना पूंजी लगाया गया था, वो कैपिटल कहलाता है। ड्रॉइंग, इसको हिंदी में आहरण बोलते हैं। जैसे आपने बिजनेस किया, आपकी प्रॉफिट 2 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ, आपने 1 लाख रुपए अपने निजी खर्चों के लिए निकाल लिया, उससे बिजनेस का कोई मतलब नहीं। मतलब खर्चा दो तरह से होता है कि आप कंपनी के लिए खर्चा करो, आप अपने लिए खर्चा कर रहे हो। मान लो कि आपने एक गाड़ी, अपने लिए गाड़ी खरीद दिया घर के लिए, तो कंपनी के अंदर तो नहीं आएगा खर्चा, हो कंपनी के उस गाड़ी से क्या मतलब है। तो जो आपने 5 लाख रुपए आपने निकाला, वो 5 लाख रुपए का जो ड्रॉइंग हुआ वो ड्रॉइंग कहलाया कि आपने अपने निजी खर्चों के लिए अपने प्रॉफिट से या अपने अपने पूंजी से 5 लाख रुपए का आहरण किया। वो जो आपने पैसा निकाला है, अगले चल के अगर पार्टनरशिप फॉर्म में आप हो तो आपने जो पैसा ड्रॉ किया है वो आपकी जो आपकी इंटरेस्ट की हिस्सेदारी है, उस हिस्सेदारी से आपका कट जाएगा। गुड्स, माल, किसी कंपनी को जो व्यवसाय के लिए गुड्स, जो माल होता है जिसको बेच के प्रॉफिट कमाता है, उसको गुड्स कहते हैं। जैसे कि एशियन पेंट्स का गुड्स है उसके लिए, लाइफ बॉय साबुन के लिए लाइफ बॉय साबुन क्या गुड्स है उसके लिए। परचेज, अब देखिए दूसरा होता है, आप क्या, बहुत सारी कंपनियां करती है, कच्चा माल खरीदती है, उसको बनाती है, उसको बेचती है। जो खरीदी वो क्या क्या परचेज कहलाया, उसने परचेज किया। या फिर अपने ऑफिस के लिए आपने कंप्यूटर खरीदा, मशीनरी खरीदा, वो परचेज हुआ, उसके लिए परचेज कहलाते हैं। सेल्स, आपने कुछ बेचा, जैसे आपने क्या किया कि आपने 10 लाख का माल खरीदा, उसको बनाया आपने, फिर उसको 15 लाख में आपने बेच दिया, तो जो आपने बेचा उसको सेल्स कहलाता है। परचेज रिटर्न, जैसे कि आपने जैसे बताया कि आपने सामान खरीदा, आपने 10 कंप्यूटर खरीदे, जिसमें 2 कंप्यूटर आपके फॉल्टी थे, उसमें प्रॉब्लम थी, उसको आपने रिटर्न करा दिया, तो परचेज रिटर्न कहलाएगा। सेल्स रिटर्न, आपने कुछ माल बेचा, 2 माल खराब था या 2 माल बिका नहीं, उसको आपके जो क्लाइंट्स थे, जो आपके सेल्स करने वाले, जो आपके वेंडर थे, या डिस्ट्रीब्यूटर था या फिर होलसेलर था, वो आपको रिटर्न करके भैया आपके ये माल नहीं बिका, वो सेल्स रिटर्न कहलाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं टेक्नोलॉजी में, हमारे पास है स्टॉक, क्रेडिटर, डेबिटर, लाइबिलिटीज, असेस्ट, एक्सपेंस। इसके बारे में जानते हैं। स्टॉक, स्टॉक होता है कि आपके पास माल कितना पड़ा हुआ, स्टॉक कहलाते हैं। स्टॉक 2 तरह का होता है, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। अब क्या होता है, हम जानते हैं कि हम 1 साल बाद अपना बिजनेस का हिसाब किताब करते हैं, फाइनेंशियल ईयर इसको बोलते हैं हम लोग, मार्च में। तो पिछले साल में हमने जो काम धाम किया, जो भी अपने बिजनेस किया, उसका जो प्रॉफिट लॉस निकाल लिया। लेकिन ऐसा तो नहीं कि पिछले साल जितनी माल बनाया वो सारा माल बिक गया मेरा। तो जो माल बचता है वो नए साल का आपका जो है ओपनिंग स्टॉक कहलाता है, पुराने साल का क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। तो मान लो कि मैंने पूरे बिजनेस हमने किया और हमारा फरवरी में हमने बनाया था माल, 10,000 पीस बनाया था, जो मार्च में सेल होने पाया। मार्च में उसके 20,000 माल बिक गए और उसमें 10,000 बच गया, तो 10,000 आपका क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया। किस साल के लिए, 2013 के लिए। और 2014 के लिए क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक हो गया। क्रेडिटर, क्रेडिटर होता है जिससे पैसा आपको लेना होता है। आपने मान लो कि जैसे आप सामान बेचते हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको पैसे देना ही है, मतलब कि आपके ऐसा तो नहीं है कि पैसे आपने सारा दे ही दिया है, या फिर पैसे आपको सब मिल ही गया है। कुछ ऐसे उधार भी होते हैं, तो वो उधार ही होता है, वो क्रेडिटर कहलाता है। डेबिटर, उधारी 2 तरह से हो सकता है, एक आप भी उधार ले सकते हो या आप भी दे सकते हो। लोगे वो क्रेडिटर कहलाएगा, दोगे वो डेबिटर कहलाएगा। लाइबिलिटीज,
लायबिलिटीज में क्या होता है, इसको हम लायबिलिटीज जैसे कि दो तरह के होते हैं, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। फिक्स लायबिलिटी, जैसे आपने मान लीजिए कि एक बिल्डिंग खरीदा, अब उसका पैसा आपको देना है किस्तों में, तो आपको लॉन्ग टर्म या फिक्स लायबिलिटी हो जाएगी कि आपको 10 साल तक फिक्स हो गया है कि आपको 1-1 लाख रुपए उस बिल्डिंग के लिए बैंक को देना है। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज क्या होती है, वो होती है देनदार, जैसे कि आपने किसी से उधार माल खरीदा, उसको आपने 20,000 रुपया दे दिया, तो शॉर्ट टर्म हुआ। तो जो लायबिलिटी, जो खर्च, जो पैसा, जो भी पैसे की जो आपकी लायबिलिटीज है, वो अगर 1 साल से नीचे की है तो शॉर्ट टर्म कहलाएगी, एक साल से ऊपर की है वो लॉन्ग टर्म कहलाएगी। असेस्ट, संपत्ति। संपत्ति दो तरह का होता है, फिक्स असेट एंड करंट असेट। फिक्स असेट ये होता है जैसे कि आपने कोई एक बिल्डिंग खरीदा, वो आपका फिक्स्ड है। कोई आपका कंप्यूटर, जितने भी ऑफिस के अंदर फर्नीचर्स, कंप्यूटर्स है, मशीनरी है, वो सारे आपके फिक्स असेट में आएंगे, जो आपका फिक्स है, वो पड़ा आपका ही हो गया है। करेंट असेट होता है जैसे कि देनदार, उसे जिससे आपको कुछ पैसे लेने हैं, कैश, बैंक में कैश पड़ा हुआ, बैंक में कैश पड़ा हुआ आपका अपना है, लेकिन फ्यूचर तक रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो आपका वो करेंट असेट में आएगा। एक्सपेंसेस, खर्चे, दो खर्चे होते हैं, एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। आप लोग जब भी कंपनी में क्या होता है कि हर काम जो है चेक के जरिए निकलता है, कुछ छोटे मोटे खर्चे होते हैं जिसको हम खुद से करते हैं, कैश करते हैं। जैसे कि मान लो कि स्टाफ को नेहरू प्लेस जाना था, तो नेहरू प्लेस जल्दी जाने के लिए किराया तो चाहिए उसको, तो किराए वाले को ये तो नहीं कहेगा तो बिल जनरेट करो हम चेक देंगे, उसको तो कैश ही देना पड़ेगा, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस अंदर आएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है जैसे कि किसी प्रोडक्ट के ऊपर लगने वाला किराया, मान लो आपको कंप्यूटर कोई एक सामान जो है डिस्ट्रीब्यूटर के पास लेके जाना था, या फिर उसको जो आप डिस्काउंट दे रहे हो, वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आते हैं। तो हमने सीखा स्टॉक, क्रेडिटर, डेबिटर, लायबिलिटीज, असेस्ट, एक्सपेंसेस, ये चीज हमने सीखा। नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा अकाउंटिंग की, जो बाकी जो चीजें हैं अकाउंटिंग की जो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में हम सीखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको कंप्लीट टैली एंड अकाउंटिंग सीखनी हो तो मुझे इस नंबर पे कॉल कीजिए।